सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना होगा कि कोई रिएक्शन कितना स्पीड से हो रहा है, क्या उसका स्पीड है, कितना टाइम लग रहा है रिएक्शन को कंप्लीट होने में, वो किस ऑर्डर का है, इस टाइप का बेसिक्स कुछ जानना होगा। तो देखो सबसे पहले ये बताओ रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, एनी आइडिया अबाउट रिएक्टेंट? आर मतलब हम यहाँ रिएक्टेंट लिखेंगे और पी मतलब प्रोडक्ट। देखो जैसे जस्ट लाइक पिज़्ज़ा, देखे हो पिज़्ज़ा, मान लो कच्चा पिज़्ज़ा को माइक्रो ओवन में डाले, ठीक है, तो जब उसको हम डाले, वो जब तैयार था ना, जब कच्चा था वो, तो उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में इंटर करता है, और प्रोडक्ट क्या होता है जो केमिकल रिएक्शन से रिजल्ट निकलता है, समझे? तो रिएक्टेंट क्या है, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट क्या है, जो रिजल्ट है केमिकल रिएक्शन का, समझ गया? जैसे पका हुआ पिज़्ज़ा क्या, प्रोडक्ट, कच्चा पिज़्ज़ा क्या था, रिएक्टेंट, और उसको मशीन में डाले थे तो मशीन में क्या होता, प्रोसेस हुआ था, ठीक है? तो समझते हैं, देखो तो रेट क्या होता है, 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये ही रेट होता है क्या, 2 रुपये 3 रुपये रेट वो होता है, वो रेट है। लेकिन रेट अगर बोले तो कि रेट का मतलब क्या, किस स्पीड से हो रहा है, कोई भी चीज़ का अगर रेट बोले, जैसे हम लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे ना कि एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ये सब रेट, रेट का मतलब क्या है, किस स्पीड से हो रहा है, क्या बोले, किस स्पीड से हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर स्पीड शब्द का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर, तो किसी भी चीज़ का टाइम के साथ चेंज होना क्या कहलाएगा, रेट। मतलब कोई भी काम टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट। रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब यहाँ क्या लिखेंगे, किसी भी चीज़ का टाइम के साथ चेंज होना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज। रेट का मतलब क्या है, अब केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन होगा, तो किस में चेंज, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन में चेंज, चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन में क्या बदलाव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट। समझ गए, रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब देखो एक वर्ड आ गया कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, समझते हैं। इसका मतलब होता है मोलैरिटी। क्या होता है, मोलैरिटी। क्या होता है, मोलैरिटी। कंसंट्रेशन का मतलब होगा मोलैरिटी। मोलैरिटी बोले तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, बट हम यहाँ पर लिखेंगे मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। तो यानी कंसंट्रेशन का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम है। ध्यान से समझिएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो ऊपर क्या लिखेंगे, मोल, और वॉल्यूम को किस में रखना है, लीटर में। यानी यह क्या हो गया, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब रेट का यूनिट क्या निकल कर आ जाएगा, बताओ, रेट का यूनिट क्या निकल कर आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे मोल पर लीटर, ये किसका हुआ यूनिट, कंसंट्रेशन का, और नीचे क्या था, टाइम, तो 1/सेकेंड। तो क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल लीटर, लीटर और मोल लीटर सेकंड लिखो, या फिर ऐसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट। रेट का यूनिट क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, याद रहेगा, ठीक है। या फिर ये जो मोल पर लीटर है, इसको हम लोग कैपिटल एम से भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा मोलैरिटी सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगा, मोलैरिटी सेकंड इनवर्स, कोई दिक्कत। यानी रेट का यूनिट क्या होगा, मोलैरिटी सेकंड इनवर्स। बोलते जाना, याद करते जाना, ठीक है। यानी हमने समझा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो टाइप का होता है। रिएक्टेंट किसी भी चीज का टाइम के साथ चेंज होना रेट कहलाता है। लेकिन अगर केमिस्ट्री में बात करें तो कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, दैट इज कॉल्ड रेट। टाइम के साथ अगर कंसंट्रेशन में बदलाव हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड रेट। रेट क्या है, किसी चीज का कंसंट्रेशन में चेंज होना टाइम के साथ। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो रेट का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर पर सेकंड, यानी हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बोलो, या फिर मोलैरिटी सेकंड इनवर्स बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा देखो, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एक होता है एवरेज रेट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होगा किसी सर्टेन टाइम पर क्या रेट है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। और चेंज का मतलब क्या होता है, किसी दो टाइम के बीच का रेट को क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। एवरेज का मतलब है कोई दो टाइम इंटरवल के बीच में निकालने देगा, और इंस्टेंटेनियस का मतलब उसी सेकंड में कितना है। क्लियर है, चलो अब देखो जरा ध्यान से। तो रेट कितना टाइप्स का है, दो। रेट कितना टाइप्स का, दो। एक होगा एवरेज रेट और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस, लिखो ना, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। एक होगा एवरेज रेट और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस रेट। चलो अब देखो जरा ध्यान से समझिएगा। मान लो ये हमारे पास रिएक्टेंट आर है और यहाँ से प्रोडक्ट पी बना है, और यहाँ पर भी रिएक्टेंट आर है और यहाँ पर प्रोडक्ट पी बना है, राइट। अच्छा, तो रेट, अब देखो रेट हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ, रेट लिख सकते क्या है, देखो तो रेट कैसे लिखेंगे, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो अब देखो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो रेट बराबर क्या लिखेंगे, अच्छा ये बताओ रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो टाइम के बाद चेंज हो, घटता है कि बढ़ता है,
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। कैसे पता करेंगे? देखो, जैसे मान लो कि एक कच्चा पिज्जा को माइक्रोवेव में डाले तो धीरे धीरे वो कच्चा जो होगा, वो जितना कच्चा पोर्शन पूरा पिज्जा था, धीरे धीरे वो कच्चा पोर्शन क्या हो गया, वो कम होते क्या होगा, और पका हुआ पोर्शन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो प्रोडक्ट जो बनता जा रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो, मान लेते हैं हम टाइम T1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टाइम जब हमारा T बराबर T1 था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होगा वो R1 होगा, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट को लिखेंगे P1, एंड टाइम जब हमारा T2 हुआ होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट को P1 और यहाँ पर रिएक्टेंट को यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन R2 और यहाँ पर हो जाएगा P2। कोई दिक्कत? अब हम रेट लिखेंगे तो देखना तो जरा ध्यान से, क्या लिखेंगे? रेट बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? R2, तो लिखेंगे फाइनल कंसंट्रेशन माइनस R1 डिवाइडेड बाय टाइम, क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। अच्छा ये देखो, तो हमको क्या पता है कि रिएक्टेंट जो होगा वो धीरे 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 घटता है, तो इसका मतलब है कि R1 जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा किससे? R2 से। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो बताओ R2 बड़ा कि R1? तो सर अभी तो आप बताए R1 बड़ा है, तो यह पीछे वाला बड़ा होगा और आगे वाला छोटा होगा, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव आ रहा तो रेट कभी नेगेटिव है, कभी सुने होगा गाड़ी -20 का स्पीड में चल रहा है, कभी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर एक साइन लगाएंगे नेगेटिव का। समझ आया? नेगेटिव का साइन क्यों लगा रहे हैं? नेगेटिव का साइन इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम ये बता पाए कि यहाँ जो रेट लिख रहे हैं वो अंदर में जो भसड़ आ रहा है, ये जो अंदर में निकल कर आ रहा है रिजल्ट, वो नेगेटिव है, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो कहीं पर भी आज के बाद जब भी रेट में कहीं पर भी अगर बाहर में इस तरीके से नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब पक्का है कि वो रेट किसका है? रिएक्टेंट का है। प्रोडक्ट के रेट में आप देखते हैं। चलो इसी चीज को यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का ट्राई करते हैं। हम इस वाले पोर्शन को यहाँ लिखते हैं, तो रेट बराबर क्या लिखेंगे जरा देखो तो रेट बराबर अगर प्रोडक्ट के सेंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? प्रोडक्ट के सेंस में क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट में लिखेंगे P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। कोई दिक्कत? अच्छा अब जरा देखो तो यहाँ पर रिएक्टेंट में जैसे जैसे घट रहा था प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट में बढ़ेगा, तो P2 बड़ा होगा P1 से। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो जरा ये बताओ, अगर P2 बड़ा है P1 छोटा, तो आंसर पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इसीलिए बाहर में भी एगो साइन लगाएंगे पॉजिटिव का। अब ये कहीं पर भी पॉजिटिव साइन लगा तो इसका मतलब ये किसका रेट को बता रहा है? प्रोडक्ट का, और ये रिएक्टेंट का रेट है। कोई दिक्कत? कोई डाउट नहीं? अच्छा अब लेकिन इंस्टेंटेनियस में लिखना होगा, तो इंस्टेंटेनियस में हम लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि हम लोग इंस्टेंटेनियस को D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो dR/dt। और क्या लिखेंगे? रेट को लिखना है तो क्या लिखेंगे? प्लस dP/dt। कोई दिक्कत? डाउट है कि नहीं? क्लास में बोलते भी जाना है, समझ आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? चलो अब देखो जरा ध्यान से। अब देखो, अब हम समझते हैं कि रेट ऑफ, एक मान लो हम एक रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, अल्फा A प्लस बीटा B गिव्स टू गामा C प्लस डेल्टा D। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, है ना? ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि जब हम N2 को H2 के साथ लिखते हैं तो क्या बनता है, जरा बताओ तो। N2 को H2 के साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा? NH3 बनेगा क्या? N2 प्लस H2 गिव्स टू NH3। कोई दिक्कत? बैलेंस करिए, बैलेंस क्या करेंगे? बैलेंस। तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगेंगे? 3। तो ये जो आगे नंबर लगा हुआ है ना, ये जो नंबर लगा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक। बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन बोलेंगे तो सीख जाएंगे। क्या बोलता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एकदम दिल और दिमाग दोनों जगह बैठ जाना चाहिए, ठीक है? बीच बीच में हम पूछते भी रहेंगे कि अब तक हमने क्या पढ़ा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देखो जब हम एक रिएक्शन लिखे है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये जो अल्फा है, ये जो बीटा है, ये जो गामा और ये जो डेल्टा, ये सब पता है क्या है? ये सब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी रिएक्टेंट में किसका कितना मोल है, दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताएगा। तो उस पर ज़्यादा नहीं जाता है, अभी यहाँ समझते हैं। इसको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नाउ अब थोड़ा समझिएगा, देखिए। तो हम एक बार देख रहे हैं कि जो एरो होता है ये क्या बताता है? ये एरो बताता है ना कि देखिए जो मेरे सर के आगे होगा वो हमेशा प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट। और जो हमारे सर के पीछे होगा वो क्या होगा हमेशा, यानी मेरे पूंछ साइड जो टेल साइड होगा वो हमेशा क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या होता है? जो डाले हैं रिएक्शन में, कच्चा पिज्जा रिएक्टेंट था लेकिन जो रिजल्ट निकला वो क्या है? प्रोडक्ट। बार बार क्यों बता रहे हैं, अभी तुरंत ध्यान में आएगा। तो देखो अब हम लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। देखो मेरा थोड़ा स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक, बता देना कहीं अगर लिखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक तो।
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यानी ए क्या हो रहा है यहाँ पर, डिसअपियर हो रहा है। ऐसा मान लो कहीं लिख के आ गया तो क्या समझोगे इसका मतलब, इसका मतलब क्या समझ आएगा? तो डिसअपियरेंस का मतलब होता है खत्म होना, और अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो चीज खत्म होता है उस पर साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव। वेरी गुड। ऑफ ए, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो रेट हम लोग कितना टाइप का पढ़े, दोनों लिखने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ कॉलम बना लेते हैं, इधर क्या लिखेंगे, एवरेज, वेरी गुड, और इधर क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस। गजब, गर्दा उड़ा देंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल लगाएंगे। अगर ये ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, लिख दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या लगाएंगे, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों लगा रहे हैं, चेंज इन टाइम। अब देखिए समझिएगा जरा ध्यान से, अगर कहीं बोला रेट तो किससे डिवाइड देना है, टाइम से। डिसअपियरेंस बोला तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, समझे? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी। कोई दिक्कत? इंस्टेंटेनियस बोला तो डी डी लिखेंगे, एवरेज बोला तो ट्रायंगल लिखेंगे। कोई दिक्कत? समझ आया? आ रहा है समझ? चलिए अगर मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं रेट ऑफ, एक एक करके पूछेंगे अभी, देखिएगा ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो रुकिएगा एक सेकेंड, रेट का मतलब क्या हो गया, टाइम से डिवाइड दे दो। किसको टाइम से डिवाइड देना है, बी के कंसंट्रेशन को, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, डिसअपियरेंस, तो डिसअपियरेंस का मतलब क्या लगाना, माइनस। कोई दिक्कत? लिखने का तरीका समझिए, क्योंकि स्टेटमेंट लिख के आएगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, माइनस डी ऑफ बी बाई डी टी। कोई दिक्कत? आया समझ? अरे तुमको समझ। अगर मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो देखिएगा जरा ध्यान से, रेट बोला तो किससे डिवाइड देना, याद करो, रेट बोला तो टाइम से। यहाँ ट्रायंगल होगा क्योंकि यहाँ एवरेज लिख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस में dt लिखेंगे। कोई दिक्कत? ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है प्लस साइन, प्लस साइन किसका, ऑफ सी, तो यहाँ ट्रायंगल के अंदर सी और यहाँ पर डी के अंदर सी। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आया? अच्छा अगला क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, तो क्या लिखेंगे, डी है ना, अपीयरेंस है, तो क्या लिखेंगे, जब तक बोला रेट तो किससे डिवाइड देंगे, ट्रायंगल से। प्लस साइन यहाँ पर क्या लगेंगे, प्लस। अपीयरेंस बोला तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। कोई दिक्कत? बोलते जाना। चलिए छापिए फटाफट। अच्छा देखो तो एक बात, इसमें जो स्टोइकियोमेट्री था उसका कोई काम था? देखो तो कहीं पर हम स्टोइकियोमेट्री का यूज किया है क्या? नहीं। यानी हम रेट लिखते वक्त स्टोइकियोमेट्री का डिवाइड नहीं देंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में स्टोइकियोमेट्री का कोई काम नहीं है, समझे? छापिए फटाफट। अच्छा ए का रेट को कैसे लिखे जरा बताओ तो, क्या लिखेंगे बताओ, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, कोई भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल वाला भी लिख सकते हैं, तो डी टी। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। चलो बी को क्या लिखेंगे जरा बताओ तो, माइनस डी सी बाई डी टी। और सी को क्या लिखेंगे, अच्छा सॉरी बी था ना, ओ सॉरी 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 यही तो बोले। चलो यहाँ डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी, और इसको डी प्लस, और यहाँ पर प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। हो गया? सबका अलग अलग रेट था, सही लिखा है। अब हम सबको बराबर करना चाहते हैं। सबको बराबर करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले तो इक्वल टू का साइन देना है, नहीं फिर भी यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्री अल्फा है तो इसको अल्फा से डिवाइड देंगे, इसका स्टोइकियोमेट्री बीटा है तो इसको बीटा से डिवाइड देंगे, इसका स्टोइकियोमेट्री गामा है तो गामा से डिवाइड देंगे, और इसका स्टोइकियोमेट्री डेल्टा है तो इसको डेल्टा से डिवाइड देंगे। अब जब सबका रेट बराबर हो गया बराबर, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत? कोई बोला है यहाँ तक डाउट है क्या किसी को? एक एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है N2 प्लस H2 गिव्स टू 2NH3, तो सबसे पहले ऐसे लिखा हुआ मान लो, है ना, इस तरीके से लिख के आ गया, तो आधा लोग गलत कर देगा क्योंकि 2002 में आ गया था ये वाला एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस है क्या? नहीं है। करने के लिए क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन यहाँ 2 लगाएंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर 1, बैलेंस हो गया क्या? हो गया। अब कहता है कि इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। क्या लिखिए? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, अब कस कस के बोलना है, क्या करना है, बोलना है। कैसे लिखेंगे, चलिए, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई डी टी। बोलिए बोलिए, बोलिएगा तब सीख पाएंगे, नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस में डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई डी टी।
अब क्या बराबर कुछ छूटा है क्या? कुछ छूटा है क्या? कुछ छूटा है क्या? जल्दी बोलो। यस सर, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 था तो इसको 1 से डिवाइड देंगे, इसका स्टोइकियोमेट्री 3 था तो 3 से, और इसका स्टोइकियोमेट्री 2 तो 2। समझ आया? कोई दिक्कत? क्या नाम बताया? समझ आया? आया तुमको समझ? क्या करना है, रेट सबका अलग अलग होगा लेकिन सबको बराबर करना, तो एक काम करना है, क्या करना है, सबका स्टोइकियोमेट्री से सबको डिवाइड दे देना। समझ गए? यानी अब लिखेंगे यहाँ पर फिर से वो हिंदी वाला इंग्लिश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर एवरेज पूछा तो स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना है। लिखो वाला पार्ट अभी कुछ बताया बताया से लग रहा है, सुने सुनेला से लग रहा है ना? क्या था ये? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, सही बोल रहे हैं ना? अरे यही तो अभी बताए थे कि सर ये क्या है। देखो अब बार बार उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे आर मतलब हो गया रेट डॉट ओ मतलब हो गया ओ डॉट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो आर ओ डी कर दो। किसका? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। कोई दिक्कत? चलो अच्छा, ये बी वाला जो पार्ट लिखा है क्या है जरा बताओ तो इसका मतलब है सर ये माइनस साइन था तो आर मतलब रेट हो गया, डॉट ओ हो गया, और माइनस साइन है तो क्या लिखेंगे? डी ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। अच्छा यहाँ पर क्या लिखेंगे जरा बताओ तो? यहाँ पर लिखेंगे आर अपीयरेंस ऑफ ए सी। यहाँ क्या लिखेंगे? आर ऑफ ए डी। कोई दिक्कत? अच्छा देखो, तो इसका मतलब है कि सर आप तब से जो है वो हम लोगों को एक रिलेशन बता रहे थे और अब बता नहीं रहे थे कि कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पर यह है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को अगर एवरेज रेट के साथ रिलेट करना है तो कैसे करेंगे बालक? तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी को अगर बराबर करना है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है? सबका स्टोइकियोमेट्री से सबको डिवाइड दे देना। यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा और यहाँ डेल्टा। कोई दिक्कत? छापे? यानी कभी भी एवरेज रेट लिखना है तो यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया और जो कि मेंस के लिए बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये वाला। ठीक है, देखिए फॉर अ रिएक्शन, यानी कोई एक रिएक्शन है जिसमें आर से क्या हो रहा है? पी, यानी आर से पी बन रहा है, यानी आर मतलब क्या होगा? रिएक्टेंट, और पी मतलब प्रोडक्ट। एकदम बेसिक से पढ़े हैं भाई, इससे बेसिक से नहीं हो सकता। एरो के आगे है तो प्रोडक्ट, एरो के पीछे है तो रिएक्टेंट, इतना तो बेसिक्स आ गया। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यानी आर का चेंजेस फ्रॉम 0.03 टू 0.02। अगर मान लो रिएक्टेंट नहीं लिख के देता, ठीक है, मान लो रिएक्टेंट नहीं लिखा, तो ये बताओ तो प्रियांशु की कंसंट्रेशन 0.03 से 0.02 हो गया, बढ़ा के घटा? घट गया। तो जब भी कंसंट्रेशन घटेगा ना तो समझ जाना कि वो किसके बारे में बता रहा हो? रिएक्टेंट के बारे में, क्योंकि रिएक्टेंट घटता है। देखो मेरा हर एक बात ना ध्यान से सुनोगे ना तो सब याद हो जाएगा, और सब क्लास में याद कराना, ये मेरा काम है। इन 25 मिनट, यानी कितना मिनट लगा इसको घटने में? 25 मिनट। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। भाई मेरे एवरेज रेट बोल रहा है तो सबसे पहले लिखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को तो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बट हम इसको पहले बेसिक से चलते हैं। तो कैसे लिखेंगे एवरेज रेट? तो एवरेज रेट कैसे लिखना सिखाएं जरा बताओ, क्या लिखेंगे? एवरेज रेट बराबर प्लस, अब देखो चेंज बड़ा बड़ा चेंज हो रहा है तो यहाँ पर डेल्टा लिखेंगे। ठीक है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सॉरी यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी बाई डेल्टा टी। क्या स्टोइकियोमेट्री इसका 1 है तो इसको 1 से डिवाइड देंगे, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1 से डिवाइड देंगे। कोई दिक्कत? लेकिन किसके बारे में पूछ रहा है वो? कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन दिया किसके बारे में है? देखो तो रिएक्टेंट के बारे में। तो हम रिएक्टेंट को सिर्फ देखेंगे ध्यान से। अब देखो जा ध्यान से, माइनस इक्वल टू माइनस, हमसे यही पूछ रहा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या लिखेंगे बताओ? R2 माइनस, अभी लिखा है था ना R1। देखो एग्जाम में इतना नहीं लिखना, लेकिन ये बेसिक्स पहला चल रहा है, T2 माइनस T1। अब ये जो चेंज इन टाइम ये 25 मिनट दे दिया है, लोग फ्लो में आंसर गलत कर देंगे। देखना कैसे, यहाँ देखो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, माइनस लगाएंगे 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाई टाइम की जगह 25 मिनट रख देंगे। कोई दिक्कत? एक बार बोला है कि मिनट में निकालिए, तो क्या आंसर आ रहा है जरा बताइए तो, क्या आ रहा है? 0.01 डिवाइडेड बाई 25। इतना लिख के आंसर गलत मत कर देना, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आ गया तो गलत कैसे कर दोगे। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अब यूनिट कैसे लिखेंगे? देखो अभी बताए थे, ऊपर कंसंट्रेशन है तो क्या यूनिट आएगा? मोल लीटर इनवर्स, और नीचे क्या है? टाइम। लोग फ्लो में सेकंड लिख देंगे, सेकंड नहीं होगा, यहाँ पर टाइम को हमने मिनट में पुट किया। देखो तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा? यूनिट यहाँ पर क्या लिखेंगे? मोल लीटर इनवर्स। ये किसका हुआ यूनिट? ये कंसंट्रेशन का हुआ। और नीचे क्या लिखे थे? टाइम। तो टाइम का यूनिट मिनट इनवर्स। समझ गए? इनवर्स क्यों हुआ? क्योंकि टाइम नीचे था, तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन अगला केस क्या बोल रहा है? सेकंड में लिखने के लिए। तो सेकंड में लिखते वक्त क्या करेंगे? यही वाला चीज लिखेंगे, माइनस 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाई टाइम को 25 मिनट है तो उसको सेकंड में चेंज करने के तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.01 डिवाइडेड बाई ये कितना मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा?
150, तो 1500 हो रहा है, राइट। तो ये क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, यूनिट पल पल यूनिट में आंसर गलत हो सकता है, समझे, कोई दिक्कत। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या निकालने बोला है। यहाँ पर बोला रेट निकालने के लिए, एवरेज रेट नहीं बोला है, पहला गलती हो गया आपसे, ठीक है प्रियांशु। क्या बोला है, रेट निकालना बोला है। किसका बोला है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, किसका, ए का। ए का, तो ए का रेट लिखना, तो रेट बराबर रेट ऑफ, रेट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ऑफ ए का बोला तो क्या लिखेंगे, ए क्या है, रिएक्टेंट, तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल्टा टी, यानी फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 0.4, तो माइनस 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है, 10 मिनट। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ गया होगा 0.1 बाई 10। अब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 100 लिखेंगे, दैट इज 10 to the power -2। यूनिट क्या लिखेंगे, तो यूनिट है मोल लीटर इनवर्स और यहाँ मिनट इनवर्स, तो क्या लिखेगा, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। कोई दिक्कत, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ये समझ आया प्रियांशु। एवरेज रेट नहीं बोला तो वो वाला नहीं लिखते है ना, इसलिए चेक करें। चलिए अब थोड़ा आगे में रिएक्शन दे दिया है और उसका बोला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BrO3 माइनस, किसी एक का रेट दे दिया है और कि 2-4 को अलग अलग भाई साहब का रेट पूछ रहा है। तो किसी भी भाई साहब का रेट देके किसी भी भाई साहब का रेट पूछेगा तो पहला काम क्या करना है, एवरेज लिखना है। एवरेज हर बार लिखना है ये नहीं है, जब किसी का रेट देके किसी और का रेट पूछेगा तब एवरेज लिखना, समझ आया। एवरेज कब लिखना है, जब किसी एक का रेट दे करके किसी और का रेट पूछेगा तो क्या लिखना है, पहले एवरेज लिखना है। अब एवरेज बताना कैसे लिखेंगे, पहले इधर बताओ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस, तो कैसे लिखेंगे बताइए। चलिए, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ किसका, BrO2 डिवाइडेड बाई dt, इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है 3 इक्वल टू, नहीं ट्राइंगल हर बार नहीं लिखेंगे, ट्राइंगल तब लिखेंगे जब कंसंट्रेशन में दिया होगा चेंजेस, ठीक है, या फिर ऑप्शन देख करके, और कोई भी लिखो तो भी चल जाएगा, डी लिखो चाहे डेल्टा लिखो, दोनों में से दोनों में काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अलग आगे दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर OH माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन, बोलते जाओ OH बाई dt, आवाज लगाओ, बाई 6 इक्वल टू, कस के थोड़ा आवाज लगाना है तब एनर्जी नहीं, तो ना यही होने लगेगा, क्या बोलते हैं उसको, हाफी आना नींद आना, है ना। दैट इज इक्वल्स टू प्लस, क्यों प्लस लिख रहा है प्रियांशु, क्योंकि प्रोडक्ट है, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस डिवाइडेड बाई dt, और इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है 5 इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस डिवाइडेड बाई dt, यहाँ पर क्या लिखेंगे +1 इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाई dt, कंसंट्रेशन 3 और यहाँ प्लस। कोई दिक्कत, अच्छा अब देखो दिया का है, अभी देखना थोड़ा मजा आएगा। सर ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि अभी आप एक तरीका बताए थे कि आप इतना डी लिखने की जगह एक और चीज़ लिख सकते हैं। तो देखो तो ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। जब बोर्ड का एग्जाम देंगे तो ये लिखेंगे, बोर्ड का एग्जाम नहीं देंगे ना तो ये लिखने में बहुत बेवकूफ़ी है। इसके जगह क्या लिखेंगे, देखो सीख लो, सवाल आसान करने के लिए तरीका बताएंगे ना, नहीं तो पता चला कि इतना लंबा लंबा यूज़ करेंगे तो एक एक क्वेश्चन मेंस में सॉल्व होगा। बोलेगा अरे भाई बहुत मेहनत से एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है भाई आता तो सब था लेकिन टाइम नहीं मिला। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ROD ऑफ, अभी बताए थे ना ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एयर अपीयरेंस ऑफ Br माइनस डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ BrO3 माइनस डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O डिवाइडेड बाई 3। ये लिखना काम होगा। जब भी किसी एक का रेट दे करके किसी एक का रेट पूछे तो ये वाला लिखना, बेवकूफ़ी मत करना कि ये वाला लिख रहे हैं, क्योंकि ये लिखना फिर उसमें भाई इसका मतलब समझना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अब देखो जब ध्यान से आप कैसे हवा में करेंगे, देखना इधर देखना। चलो किसका दिया है पहले उसको टारगेट बनाओ, BrO3 किधर है भाई, BrO3 ये वाला, इसको टारगेट बना लो, ठीक है, बना लिया टारगेट, एकदम उस पर एकदम बनाए रखना टारगेट। अब दूसरा किसका पूछ रहा है, देखो तो Br2 किधर है, Br2, तो फर्स्ट और थर्ड को पहले रिलेट करो, भाई साहब को रिलेट लाओ दोनों को, तो अब देखो सब बराबर है ना, तो जिसका काम नहीं है उसको भी फिलहाल देखते ही नहीं है, इन दोनों को रिलेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे जरा बताओ तो, बताओ बाबू, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2 बराबर 3 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ BrO3 नेगेटिव बाय 3 था, क्या था 1 था ना, 1। कोई दिक्कत, अच्छा इसका वैल्यू कितना दिया BrO3 माइनस का, इसका वैल्यू दिया था ना, कितना दिया 1.5 10 to the power -2, तो यहाँ लिखेंगे 1.5 इंटू 10 to the power -2 रेट ऑफ
डिसअपियरेंस ऑफ Br2। अच्छा देखो तो यहाँ पर डिवाइड बाई 3, ये 3 को इधर भेज देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻²। समझे क्या? तो ये Br2 का आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो पहला वाला तो निकल गया, कोई दिक्कत? इसमें पता है इसको लिखने में फायदा क्या है? कोई साइन का झंझट ही नहीं है। अब वहां लिखते फिर पता करता है अच्छा इसको तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री को हटाओ उसकी जगह उसका वैल्यू पुट करो, तो ना कौन करता है भाई? ठीक है, थोड़ा जीनियस बनना है यार। एग्जाम देना है कि देखो कोई भी कंपटीशन एग्जाम ये नहीं पूछता कि आपको कितना आता है, वो वाला क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व होता है ये बताइए। ठीक है, ज़्यादा ज्ञानी बनोगे तो क्या होगा, रफ सीट में ही रह जाएगा, कंप्यूटर में डालना है ना ज्ञान अपना। चलिए हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br माइनस। तो Br माइनस कौन है? तो अब इसको और इसको रिलेट करना है। कोई दिक्कत? किसको किसको रिलेट करना है? इसको और इसको सॉल्व करिए। तो चलिए पहले सेकंड वाला 4.5 इंटू 10⁻²। अब नाउ अब हमको सेकंड नंबर जो बोल रहा है वो Br माइनस वाला, तो Br माइनस और BrO3 माइनस दोनों को रिलेट करते हैं। जो दिया जाए और जो निकालने बोला जाए दोनों को रिलेट करना है। तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br माइनस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ BrO3 माइनस डिवाइडेड बाई 1। इधर से इसको भेज देंगे तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻²। तो आंसर आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻²। थर्ड नंबर आ जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ OH माइनस। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ OH माइनस किधर गया भाई, ये देखो। अब इसको रिलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ OH माइनस बाई 6 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ BrO3 माइनस डिवाइडेड बाई 1। इस 6 को इधर भेजेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻²। यूनिट क्या लिखेंगे, तो जो रेट का यूनिट दिया होगा वही वाला यूनिट लिखेंगे। क्या रेट का यूनिट दिया था क्वेश्चन में? मोलैरिटी सेकंड इनवर्स। तो सबका यूनिट क्या होगा, मोलैरिटी सेकंड इनवर्स। कोई दिक्कत? यूनिट लिखना जरूरी है, प्रैक्टिस करिए। चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखिए। अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स टू गामा सी प्लस डेल्टा डी। अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देखो कह रहा है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहाँ पर मतलब है मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन। यानी किसका प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रिएक्टेंट का। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू दी सम पावर, कुछ पावर होगा इसका। ठीक है, ए का पावर एक्स मान लेते हैं और वाई का पावर बी का पावर वाई मान लेते हैं। अब बोल रहा है ना कि टू दी सम पावर, कुछ पावर होगा विच में भी, हो सकता है कि x जो है विच में भी यानी x बराबर और y बराबर, विच में भी और मे बी नॉट यानी x नॉट इक्वल्स टू एंड y नॉट इक्वल्स टू देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, अल्फा। तो x जो है वो अल्फा के बराबर हो भी सकता है और अल्फा के बराबर नहीं भी हो सकता है। y जो है वो बीटा के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी समझेंगे कि कब होगा कब नहीं होगा, ये भी चर्चा करेंगे। राइट, अब देखिएगा थोड़ा यहाँ देखिएगा। तो जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, दुनिया में कभी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है जिसका नाम क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे यहाँ लगेगा के, ए का पावर हो जाएगा एक्स और बी का पावर हो जाएगा वाई। अब देखना भाई मेरा एकदम मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ा देंगे। देखो तो ठीक है, एक वर्ड यहाँ पर ये जो के है इसका मतलब क्या होगा, के का मतलब हो जाएगा रेट कांस्टेंट। के का मतलब क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट। के क्या है, रेट कांस्टेंट। अब देखो दुनिया में कोई भी चीज कांस्टेंट होगा ना, या तो वो पूरा कांस्टेंट ही होता है या तो उसका यूनिट होता है, लेकिन इसका यूनिट है तो हम इसका यूनिट भी देखेंगे। राइट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द सम पावर व्हिच मे बी और मे बी नॉट इक्वल्स टू द देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, तो ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग आ गया। अब हम के का यूनिट निकाल लेते हैं और क्लास को यहीं पर रहने देंगे। अब देखिएगा x का बराबर अल्फा और y के बराबर बीटा तभी होता है, क्वेश्चन में तभी होता है x बराबर अल्फा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, अल्फा है। ठीक है, x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा तभी हो सकता है, यानी ये पावर और ये स्टोइकियोमेट्री दोनों बराबर तभी हो सकता है जब क्वेश्चन में लिखा हो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। या फिर और क्या लिखा हो सकता है, या फिर लिखा हो सकता है कि वन स्टेप रिएक्शन है, या फिर और क्या लिखा हो सकता है, या फिर लिखा हो सकता है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये तीन बातों में से कोई भी बात अगर क्वेश्चन में लिख के देता है तो इसका मतलब है कि उसका जो रेट होगा स्टोइकियो, हाँ क्या बोले, स्टीरियो केमिस्ट्री, कोई बात नहीं, होता है स्टोइकियोमेट्री, बहुत दिन बाद हम भी सीखे। चलिए हो गया। अब देखिएगा इस के का ना यूनिट निकालेंगे। ठीक है, तो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना लोग हैं ना सबको बोलेंगे बाई जाओ, बाई मतलब लेफ्ट में। हाँ, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय
ए का पावर एक्स कर देते हैं और बी का पावर वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब इस के का यूनिट देखेंगे, समझ गए बालक? तो कैसे देखेंगे, देखो बालक यहाँ देखना गौर से, लिसन। रेट का यूनिट क्या लिखेंगे, बताओ कौन बताएगा? क्लास वहीं से स्टार्ट किए थे, बताओ बताओ बताओ। रेट का यूनिट क्या था? हाँ हाँ वही मोलारिटी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर मोलारिटी सेकंड इनवर्स। ये किसका यूनिट हुआ? रेट का, डिवाइडेड बाय ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कंसंट्रेशन का यूनिट एम होगा, एम का पावर क्या होगा, एक्स होगा। और यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे, बी का कंसंट्रेशन है तो एम का पावर क्या लिखेंगे, वाई। कोई दिक्कत? अच्छा बचपन में एक बात पढ़े थे कि देखो ये मोलारिटी, ये सेकंड इनवर्स हो गया, और यहाँ देखो ये दोनों का बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन, तो एक्स प्लस वाई। अब एक काम करेंगे, इसको ऊपर लाएंगे, तो ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताओ तो। ये मोलारिटी का पावर ऊपर 1 था और नीचे से ये दोनों को ऊपर ले आए तो यहाँ लिखे माइनस एक्स प्लस प्लस वाई। ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, कोई दिक्कत? सेकंड इनवर्स, ये वाला चीज अगर नहीं समझ आया तो अगले क्लास पर बता देंगे। अच्छा अब देखिएगा गौर से, ये जो x और ये y है ना, इस x प्लस वाई को हम n बोलते हैं। x प्लस वाई को क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। n का मतलब हो गया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये n का मतलब क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा देखो तो, यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा मोलारिटी का पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। क्लियर है क्या? और भाई मेरे मान लो एक सवाल तो पक्का है जेईई मेंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, बराबर k का यूनिट क्या आ गया, k का यूनिट आ गया मोलारिटी का पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। और यहाँ पर n का मतलब क्या है, n का मतलब है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर क्या है ये हम बताएंगे आने वाले क्लासेस में, ओके। अच्छा देखो मान लो अगर ऑर्डर 1 है, n का वैल्यू 1 है, तो k का यूनिट क्या होना चाहिए बताइए तो, मोलारिटी का पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या यूनिट आएगा, सिर्फ सेकंड इनवर्स। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसमें k का यूनिट क्या होगा, सेकंड इनवर्स। यानी क्वेश्चन में लिख के देगा कि ये k का यूनिट है, k मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट। तो बताइए ऑर्डर क्या है, देख के बताना है, ठीक है। अगला है n का वैल्यू 0 हो सकता है, तो k का बराबर क्या लिखेंगे, मोलारिटी का पावर 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स। क्या यूनिट आएगा, मोलारिटी का पावर 1 सेकंड इनवर्स। कोई दिक्कत? ये तो रेट का भी यूनिट यही था। चलिए अगला है n बराबर 2, तो क्या लिखेंगे, k मोलारिटी का पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो क्या लिखेंगे, मोलारिटी माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत? समझ आया? अच्छा देखो तो फर्स्ट ऑर्डर में मोलारिटी का पावर क्या है, 0 मान ले, नहीं है तो 0। देखो तो जैसे 0 ऑर्डर था, 0 से फर्स्ट हुआ, फर्स्ट से सेकंड हुआ, कोई दिक्कत? 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 0 पर मोलारिटी का पावर क्या था, 1। देखना कुछ कुछ तरीका बताएंगे जुगाड़। यहाँ पर मोलारिटी का पावर क्या हुआ, 0, और यहाँ पर क्या हुआ, कोई बता सकता है अगला क्या होगा? जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा के मोलारिटी का यूनिट घटता जाएगा। देख के बता देंगे, सॉल्व भी नहीं करना होगा, देख के बता देंगे कि कौन सा ऑर्डर है। 0 हुआ, सबसे पहले 1 हुआ तो 0 ऑर्डर, -1, ऐसे करते करते घटता जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए थैंक यू, आज इतना ही रहने देते हैं। बहुत सारा चीज़ था और भी था, बताएंगे अगले क्लास, है ना। चलिए थैंक यू।